Good evening, sir. सर हाँ जी, एक मिनट रुकिए, आप बताओ। सर अगर हम एक्चुअली ब्रोमो बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो प्रोड्यूस होता है ना, 1 पे ब्रोमो और 4 पे नाइट्रो बेंजीन। क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से बताना। अगर हम ब्रोमो बेंजीन को हाँ, रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसमें HNO3 हाँ HNO3 के साथ, तो हाँ 1 ब्रोमीन और 4 पोजीशन जो पैरा पोजीशन होती है, इस पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा ना। हाँ और सेकंड अगर फिर हम उसे जो हमें मिला, जैसे 1,4 नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट जो मिला, उसे हाँ, अगर हमने NOH और फिर HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो फिर क्या होगा? NO सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। और HCl। हाँ। पहले ये बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl ये तो दोनों आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपस में। अच्छा, आप मुझे कॉपी पे लिख के देना। ऑर्गेनिक ना थोड़ा सा देखना पड़ता है, एक एवरीथिंग सेकेंड। इक्वल होता है, ठीक है। आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाओगे ना तो कुछ अलग बन जाएगा। ठीक है क्या? बोलो, क्लियर है सबको? हाँ सर, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन था, हाँ तो जी उसके अंदर बिल्कुल। NOH और HCl लिया रखा है बी वाले में, जो 15 हाँ, क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर लेकिन प्रोडक्ट ना दोनों सेम नहीं दिए, मतलब तो न्यूट्रलाइज होके ए प्रोडक्ट रहना चाहिए बी भी, आप मुझे राइट? व्हाट्सअप करो, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आने देते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार तब तक अमित का मैं क्वेश्चन देख। पहली बात तो आप ये ब्रोमो बेंजीन का अगर आप उसमें करोगे ना, सुन रहे हो आप? हाँ सर, हाँ। तो उसमें पता है क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मतलब ये बन जाएगा। तीनों पे लग जाता है नाइट्रो। अच्छा, कंसंट्रेटेड है ना, यही डाइल्यूट होता तो उसमें लगता। तो मुझे लग रहा है पहला आंसर ही सही है। मतलब 246 पोजीशन पे लगेगा। हाँ सर गुड 246 इवनिंग। पोजीशन पे लगेगा, और अगर डाइल्यूटेड होता तो बस एक पैरा पे लगता, राइट? हाँ हाँ। और वो सेकंड वाला प्रोडक्ट जो होगा सर, वो बता दीजिए। तो जाहिर सी बात है, उसमें पहला ही प्रोडक्ट बन रहा है तो फिर इसका मतलब उसका दूसरा वाला ही होगा। एक ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा लोग, एक बच्चे का रिप्लाई। हेलो प्राची, कैसे हो? हेलो प्राची। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट का और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को नहीं लगेगा इस टाइम, लेकिन ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली। जस्ट एक बार रुक जाओ। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैं ना टोटल 3 से 4 क्लास लूंगा आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, एकदम आराम से समझाऊंगा। एकदम आराम से समझाऊंगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 3 से 4 क्लास में। और क्योंकि ये ना, ये चीजें आप लोग ने प्रैक्टिकल किया नहीं होता है, समझ रहे हो ना?
कोई भी ऐसा है क्या जो प्रैक्टिकल वगैरह स्कूल वगैरह में किया हो? एनीवन ऑफ देम, कोई भी आप लोग में से क्या क्या किए हो प्रैक्टिकल, जरा एक बार बताओगे आप? सर सर टाइट्रेशन सर एसिड्स को डिटेक्ट और करना, 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टाइट्रेशन और सॉल्ट सर एक एनालिसिस। सॉल्ट वाला Salt भी था, analysis. सॉल्ट एनालिसिस। और क्या किया आपने? सर टाइट्रेशन। आइडेंटिफिकेशन। आपने वो 7 ग्रुप बनाए हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। अच्छा, फंक्शनल यस ग्रुप सर, टेस्ट यस में सर, आपने ये वाला भी हुआ था। सॉल्ट फंक्शन एनालिसिस में वो आपने वो 7 ग्रुप बनाए क्या? 7 ग्रुप बना के करते सॉल्ट एनालिसिस में। फंक्शनल सर वो तो नहीं। वो नहीं किया Acid आपने। radical. चलो ये बताओ कि आपने ये लेसाइन टेस्ट किया है क्या? नो सर, अभी नहीं। लेसाइन टेस्ट भी नहीं किया। क्रोमेटोग्राफी वगैरह ये सब पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ सर, क्रोमेटोग्राफी की है। यस सर, क्रोमेटोग्राफी करी। क्रोमेटोग्राफी आप लोगों ने किया है? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो आज ना हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसी में देखेंगे। चलो ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। यस दिख रहा है सर। सबको? दिख रहा है। तो सिंपल यस सी सर। बात है, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का यह पहला लेक्चर है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे। प्योरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन मेथड। में भी ना बहुत चीज है। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन मतलब क्या होता है? मान लो कि किसी चीज में कोई चीज मिक्स हो गया और हमें उसे अलग अलग करना है, इसी को हम लोग प्यूरिफाई बोलते हैं। प्योरिफिकेशन, यस सर। प्यूरिफिकेशन यस बोलते हैं। सर, शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं? पहली बात, क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, सब्लिमेशन मेथड होता है, डिस्टिलेशन मेथड होता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होता है, एंड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी होता है। कुछ इतने सारे क्या है हमारे पास मेथड है। अब क्रोमेटोग्राफी में भी इसका प्रिंसिपल पढ़ना है और इसके एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ना है। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। सर इस चैप्टर का वेटेज बता दो सर। क्या चीज? वेटेज वेटेज। वेटेज इसका ना 1 से 2 क्वेश्चन आता है। 1 से 2 मतलब एक ही क्वेश्चन मान के चलो आता है। मतलब पूरे यूनिट में से? पूरे यूनिट में से एक ही क्वेश्चन मान ठीक के है। चलो। ठीक है क्या? सर अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन किस चैप्टर से पुट आउट होते हैं? मैं इस मैक्सिमम चैप्टर आपका थर्मो हो गया, कोऑर्डिनेशन सब बाउंड हो गया, पी ब्लॉक हो गया, यही सब से आते हैं। देखो ओके सर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है कि अगर मानो हमारे पास कोई कंपाउंड है, मानो हमें यूरिया दे दिया, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या? NH2C डबल बॉन्ड ओ NH। NH2CO NH2 यही होता है ना। तो उसमें पूछेगा बताओ कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, हमें नाइट्रोजन का टेस्ट करना है। तो इसीलिए होता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है कि नहीं, तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? डिटेक्शन ऑफ सल्फर। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है कि नहीं, तो क्या देखेंगे? डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है कि नहीं, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। अब मानो एक हो गया HX हो गया और एक हो गया CX हो गया, तो हेलोजन कंपाउंड ना कभी भी या जो भी डिटेक्शन कर रहे हैं ना, पहला एक कंडीशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। तो ऊपर वाला जो HX है ना, वो तो टेस्ट नहीं देगा। पहली बात कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब देखो एक होता है, देखो एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहली बात, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ना हम किसी चीज का पता लगाते हैं कि वो है कि नहीं। जमीन के अंदर गोल्ड है कि नहीं, ये क्या होगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। लेकिन कितने अमाउंट में गोल्ड होगा, वह क्या होगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। जब भी क्वांटिटी की बात आ जाती है ना, तो उसमें कौन सा एनालिसिस होता है? बोलो भाई। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबको क्लियर है? दीपांशी आपको क्लियर है? डन। अब देखो सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसका किसका क्वांटिटी निकालने का सोचेंगे। पहली बात, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। कार्बन को कैसे निकालें? एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। इन सब चीजों का क्या हमें करना है? एस्टिमेशन करना है कि अगर मानो किसी कंपाउंड में है तो कितने अमाउंट में है। क्लियर है मेरी बातें? और देखो कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो
इसको हटाई दो, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। आते हैं सबसे पहले बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? क्रोमेटोग्राफी। अब मैं क्रोमेटोग्राफी आपको ओवरऑल बता देता हूँ क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। यह एक, अभी देखो मान लेते हैं कि यह एक पेपर है। क्या है? पेपर है, और पेपर को मैंने कुछ ऐसे उल्टा रख दिया, उल्टा हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको हमने एक जार में बंद कर दिया। अब पता है क्या, पेपर को जब हमने यहाँ पे टच कर दिया ना, यहाँ पे एक लाइन लगा दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन लगा दिया, लाइन। अब इस लाइन पे जो है ना, लाइन पे मान लो कि हमारे पास कोई भी, हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। मान लो कि हमने पत्ता ले लिया, पत्ता, अब पत्ते को पीस दिया। अब पत्ते को पीस दिया, हमें पता करना है कि उस पत्ते में क्या क्या चीज है। उस पत्ते में वो पत्ता कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर बना है। चाहे आप कोई मेडिसिन ले लो, उसको पीस दो, ऐसे पानी में डाल दो, डिप कर दो किसी चीज में, उसके बाद ना पता लगाओ कि उसमें क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, या फिर कौन उसमें पोलर है, कौन नॉन पोलर है। ठीक है क्या? अब देखो, तो जब इसमें पता है क्या, इसमें होता है, यह जो पेपर होता है वो किसका मिलकर बना होता है? सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना का। सिलिका जेल या फिर किसका मिलकर बना होता है बताओ? एल्यूमिना का। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिलिका जेल या फिर क्या मिलके, एल्यूमिना का मिलके बना है। अब सिंपल सी आप एक बात बताओ, यह सिलिका जेल और एल्यूमिना पता है क्या होता है? यह होता है पोलर। क्या होता है? पोलर। अब जैसे कि मान लो हमारे पास पानी है, आप बताओ पानी के पास डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है क्या? यस सर। अगर पानी में मैं अल्कोहल डाल दूं, क्या डाल दूं? अल्कोहल, तो इसके पास भी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है, बोलो। यस सर। है, तो सिंपल सी आप बात बताओ, क्या यह पानी में जाएगा तो अट्रैक्शन कर लेगा क्या? मिक्सिबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा क्या? भाई Yes, बॉन्ड sir. बना लेगा। हाँ Yes, सर। sir. अगर वही में बेंजीन डालू तो आप बताओ, बेंजीन में सबके सब कार्बन कार्बन है, क्या कहीं पोलर वगैरह दिख रहा है ऐसे कुछ? नो सर। नो सर। No, पानी में sir. जाएगा तो उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। नहीं बनाएगा। अब ये बताओ मुझे, दोनों में मैंने पानी को डाल दिया और ऐसे मैं बाहर निकालना चाहूं, पानी के साथ कौन निकलेगा? सर बेंजीन। बेंजीन कैसे बेंजीन। निकलेगा? वो अरे घुलेगा नहीं ना अच्छे से। बॉन्ड यह बनाया है ना, उसी के जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां चिपका रहेगा, बोलो। सर वो तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, उसे अच्छा, सेपरेट नहीं कर डिसॉल्व सकते ना। करने के लिए पूछ रहे हो? डिसॉल्व हो जाएगा तो जब पानी को बाहर निकालेंगे तो पानी के साथ ही वो भी हाँ निकलेगा ना। हाँ, वो भी निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये हो गया। तो पता है क्या, यह होता है पोलर नेचर का। किस नेचर का होता है? पोलर इसको नेचर। बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। यह किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? पोलर। नेचर का। पोलर। यह जो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पेपर जैसे होता है। आप लोगों ने शायद Yes, पेपर sir. क्रोमेटोग्राफी किया होगा स्कूल हाँ, वगैरह। सर। यस सर। यस सर किया है। जब हमने इस पे 3 डिप लगा दिए ना, 3 डिप, तो पता है क्या, हम अंदर एक सॉल्वेंट डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? सॉल्वेंट। अब जैसे कि मान लो पानी है, और पानी में मैंने कुछ ऐसा चीज मिला दिया कि जो इसकी पोलैरिटी, मतलब मान लो कि एक हमारे पास एकदम नॉन सॉल्वेंट, जैसे कि मान लो इसकी पोलैरिटी मैंने कर दिया 10% पोलर कर दिया, 90% क्या कर दिया? नॉन पोलर कर दिया। नॉन पोलर। कुछ ऐसा डाल दिया, मानो अगर कुछ भी हम पोलर नेचर का डालें तो कुछ ऐसा चीज डाल दें कि नॉन पोलर वाले का क्या हो जाए, क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। क्लियर है मेरी बात? ज्यादा हो। यस। क्लियर है। अब सिंपल सी ये बात बताओ, ये सब चीजें तो हो गया। अब ये बताओ, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर उठेगा, ये जो मैंने डिप किया ये अभी तो ऊपर उठेगा ना साथ साथ, बोलो। यस सर। जैसे सॉल्वेंट, जैसे कि मान लो हमने इसको क्या कर दिया, जार में डाल दिया। अब जार में डालने के बाद पानी से नीचे वाला तो भीग जाएगा सॉल्वेंट से, और जब भीगेगा तो धीरे धीरे पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। हाँ सर। अरे आप लोग कोई एक पेपर ना पानी में डाल के देखना डालोगे नीचे वाला हिस्सा डालोगे, लेकिन ऊपर पूरा धीरे धीरे पानी चढ़ जाएगा। बोलो ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर होता है। होता है। तो हमने डिप तो यहाँ पे किया 1 सेंटीमीटर, बोलो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किया, और यहां तक मान लो कि सॉल्वेंट आ गया 7 सेंटीमीटर तक। कहां तक आ गया? 7 सेंटीमीटर तक। अब सिंपल सी एक बात बताओ, यह भी तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा ना, बोलो। यस सर।
तो मान लो कि हमने 3 डिप लगाए थे, 3 उसमें डिप लगाया था, तो आप बताओ कि मान लो कि जो भी हमारे पास ये कंपाउंड होगा, मैंने जो 3 डिप लगाया था, अगर उसमें जो ज्यादा पोलर नेचर का होगा, क्या वो इस पेपर के साथ बाइंड बना लेगा क्या? क्योंकि है जो सिलिका जेल है और एल्यूमिना क्या है, पोलर नेचर का है। अगर मान लो इन तीनों डॉट में से कोई ज्यादा पोलर नेचर का होगा तो सिलिका जेल के साथ क्या बना लेगा, बाइंड बना लेगा। यस सर। यस सर। अब मान लो जो कम नेचर का होगा, क्या वो बाइंड बना पाएगा क्या? नो सर। नहीं बना नो पाएगा। सर। तो जो कम पोलर नेचर का होगा ना, वो क्या चला जाएगा, धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा सॉल्वेंट के साथ। और जो ज्यादा पोलर नेचर का होगा ना, वह बहुत ही स्लो जाएगा। अरे उसको ले जाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्रॉब्लम होगी ना क्योंकि उससे बॉन्ड बना चुका है, अच्छे से बाइंड हो चुका है। क्लियर है? यस सर। किसी यस को सर। कुछ भी डाउट हो तो बताओ यहाँ पर। यस सर। तो आप बताओ यह पूरा प्रिंसिपल किस पे डिपेंड है? मतलब एडजॉर्प्शन पे। एडजॉर्प्शन मतलब ना कि कोई भी हम कंपाउंड डाल रहे हैं तो वो पेपर पे जाके क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। वह जितना ज्यादा चिपकेगा सब इसी। आप बताओ कि अगर वो पोलर नेचर का नहीं होता, मान लो कि यह पोलर नेचर का नहीं होता, तो आप बताओ हम कुछ भी डालते डायरेक्टली ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि जब कोई पकड़ने वाला ही नहीं तो डायरेक्टली ऊपर नहीं चला जाएगा। यस यस सर। सर। तो इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड है पूरा। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है कि किसी पे जाके चिपक जाता है और जैसे ही हम पानी डालते हैं तैसे तैसे वो ऊपर जाते रहता है। बोलो, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। सर एक्सपेरिमेंट्स में ये जो ऊपर जाने की लेंथ होती है फिक्स होती है 22.7 समथिंग, ऐसा कैसे? नहीं, इसका कोई फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता इसका। नहीं, 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करने पे ना, एक पता नहीं कौन सा ब्लैक कलर का वो लिक्विड दिया था मैम ने, लीड क्या था तो क्या आप था? सेम ही चीज एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो तो सेम ही जगह जाएगा ना, अलग अलग चीज एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा ठीक ठीक है। है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन फैक्ट डिफरेंट कंपाउंड आर एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट। अब पहली बात देखो, इसमें भी 2 चीज होता है। क्या होता है? 2 चीज होता है। अब जो हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी होता है ना, क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जो कंपाउंड इस पे चिपकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? नहीं पता? अरे बोलो भाई। नो सर, नहीं पता। एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, एडजॉर्बेंट उसको बोलेंगे जो कंपाउंड चिपकने के लिए जाएगा, और एडजॉर्बेंट किसको बोलेंगे कि हमारे पास यह जो आप बताओ, एडजॉर्बेंट हम किसको बोलेंगे? जो हमारे पास सिलिका जेल है चाहे एल्यूमिना है, उसी को एडजॉर्बेंट बोलेंगे ना, क्योंकि उसी की वजह से तो चिपक रहा यस है। सर। क्लियर है क्या? अब देखो, यस सर। जब देखो कि यहाँ पे जो यहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किसका मिलके बना हुआ है, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना का। यही एल्यूमिना। हमारा एडजॉर्बेंट होगा ना, बताओ जरा। यस सर। यही हमारा क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। अब देखो, आप बताओ सॉल्वेंट ऊपर चढ़ रहा है, सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। यस सर, जाएगा। यस सर, तो जाएगा। बोलेंगे मोबाइल फेज। क्या बोलेंगे? मोबाइल फेज। मोबाइल पेज। मोबाइल फेज। अब ये बताओ हमने मोबाइल फेज क्यों बोला? क्योंकि वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना। यस सर। जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल फेज। क्यों मोबाइल फेज? फेज। क्योंकि मूव कर रहा है। और जो हमारे पास जो मूव नहीं कर रहा है, जो हमारे पास ये क्रोमेटोग्राफी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी Stationary फेज। तो हम लोग एडजॉर्बेंट को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। और जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। देखो, हमें Yes, ना sir. 2 तरीके का क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। एक पढ़ना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा क्या पढ़ना है, थिन लेयर क्रोमेटो। तो सबसे पहले हम आपको थिन Thin लेयर layer क्रोमेटोग्राफी बताते हैं। थिन लेयर, तो थिन लेयर में सिंपल सी बात, आपका वही जार वाला होता है। क्या होता है? जार वाला होता है।
यह सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। सस्ता। 3 लेयर वाले में ना हम लोग ऐसे, मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। मान लो कि हमारे पास यह एक हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी ले लिया। यह मान लो कि टोटल कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। हमने 1 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर एक लाइन लगा दिया। ठीक है क्या? 1 सेंटीमीटर का क्या कर दिया? लाइन लगा दिया। और मान लो कि मैंने एक दवा ले लिया, उसको पीस दिया, और पीस के ना हमने एक यहाँ पे डॉट लगा दिया। लगा दिया क्या? लगा दिया। यस सर। अब इसको क्या किया? इसको उठा के जार में डाल दिया। आप बताओ जार में क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। यस सर। सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। यस सर। मान लेते हैं कि सॉल्वेंट यहां तक आ गया। ठीक है क्या? सॉल्वेंट यहां तक आ गया। और जो ये कंपाउंड है ना, मान लेते हैं कि 2 चीजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है? 2 चीजों से। तो आप बताओ, जब 2 चीजों से मिलकर बना तो यह भी दोनों तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे ना। यस सर। यस सर। इसको ए बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? हाँ बी बोल दिया। यह पेपर 10 सेंटीमीटर का था। सॉल्वेंट कहां तक चढ़ा है? 9 सेंटीमीटर तक चढ़ा है। ठीक है, सॉल्वेंट 9 सेंटीमीटर तक सर, चढ़ा है। दोनों ये मेरी जो बातें जैसे clear वो है? 2 चीजों से मिलके बना है, तो ये मैंने देखा है कि दोनों जो है ना अलग अलग लेंथ तक जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं ना, आप बताओ, जब 2 चीजों से मिलकर बना है तो एक ज्यादा पोलर का होगा, एक कम ये पोलर सर, का होगा। जो कम पोलर वाला होगा वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा जाएगा, ज्यादा पोलर वाला होगा चिपका रहेगा हाँ, उससे। वो नीचे ज्यादा रहेगा। क्लियर है मेरी बातें? ये सर। अगर ये 3 चीजों से मिलकर बना होता तो एक और उसमें आ जाता, सी वाला भी आ जाता। समझे क्या? अगर मानो 3 चीजों से मिलकर बना होता तो उसमें एक और पॉइंट आ जाता, ए बी सी। ये सर। 4 चीज से मिलकर बना होता तो 4 स्पॉट बनते उसमें। बोलो, क्लियर है मेरी बातें? ये सर। क्लियर है? तो ये रहा कुछ ऐसा प्रिंसिपल। अब ये बताओ, ये ना जमीन से 1 सेंटीमीटर पे मैंने क्या कर दिया है कि लाइन लगा दिया। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास जो ए है ना, मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर चढ़ा है, और बी वाला मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर चढ़ा है। क्लियर है क्या? तो इसका एक फॉर्मूला होता है रेटेंशन फैक्टर का। किस क्या होता है? रेटेंशन फैक्टर का। तो रेटेंशन फैक्टर में ये होता है ना कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वह कितना ऊपर चढ़ा, सॉल्वेंट हमारे पास वह कितना ऊपर चढ़ा, और मतलब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सॉल्यूट हमारे पास कितना ऊपर चढ़ा, और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, सॉल्वेंट हमारे पास कितना ऊपर चढ़ा। तो आप बताओ सॉल्यूट कितना चढ़ा है? बी वाले का देखते हैं। रिटेंशन फैक्टर हम लोग बी वाले का देखते हैं, कितना? 5 सेंटीमीटर। और टोटल सॉल्वेंट हमारा कितना चढ़ा है? तो 9 बोलो। सेंटीमीटर। तो रिटेंशन फैक्टर जो भी हमारा हो जाएगा 0.459, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। अगर मान लो कि हम ए वाले का निकालते हैं, ए वाले का, तो ए वाले का क्या होगा? 4 सेंटीमीटर चढ़ा है, डिवाइड बाई सॉल्वेंट हमारा टोटल कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 क्या आप लोग सेंटीमीटर। रिटेंशन फैक्टर निकाल नहीं लोगे? यस सर। रिटेंशन फैक्टर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। तो निकाल इसमें लेंगे। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। ये ना कई बारी पूछा हुआ, आप ना इसको इंपॉर्टेंट मान लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेना, बहुत ही बार पूछा गया। यह क्या हुआ? यह आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यह छोटे लेवल का होता है। जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग देख लेते हैं कि कितने में चीज से मिलके बना है, कितना गैप आ रहा है दोनों के बीच में, तब जाके हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अगर मानो किसी छोटी चीज का एनालिसिस करना है ना, तो सबसे पहले हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करेंगे। और कोई हमें बड़ा चीज, बहुत ही ज्यादा चीज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सबस्टेंस फ्रॉम बेस लाइन, यह जो हमारा बेस लाइन है ना, बेस लाइन, वहां से हमारा सॉल्वेंट कितना गया। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे बेस लाइन से ना 8 सेंटीमीटर तक गया हुआ है। जब टोटल 10 सेंटीमीटर है ना, 9 सेंटीमीटर चढ़ा है, तो बेस लाइन से कितना गया है? 8 ही गया है। ठीक है क्या? और यस सर। डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, और यह बेस लाइन से केवल यहाँ पे 4 है ना, तो टोटल 3 ही सेंटीमीटर तक गया है ना। अरे बेस लाइन जो हमें नीचे से 1 सेंटीमीटर पे बनाते हैं वही बेस लाइन है ना। तो आप बताओ ए वाला बेस लाइन से कितना दूरी घूमा है? 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ना। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? तो ये सब पूछ रहा है। ठीक है,
तो रिटेंशन फैक्टर हम कुछ ऐसे ही निकालते हैं। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, एक बार फोटो देखो और बस देख के बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो फोटो देख के बताओ। आगे बढ़ू मैं? Yes, क्वेश्चन sir. कर ले क्या? कुछ Yes, क्वेश्चंस sir. कर ले। चलो एक बार ना कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब ये बताओ कि जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट नीचे से ऊपर चढ़ता था ना, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पता है क्या, एक ऐसे कॉलम होता है, एक ऐसे क्या होता है, कॉलम होता है, और यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है। अब इस कॉलम में ना हम लोग सिलिका डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? स्टेशनरी फेज डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? स्टेशनरी फेज। क्या डाल देते हैं बताओ, बोलो भाई। स्टेशनरी फेज। मान लो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज है, ठीक है? अब देखो, अब स्टेशनरी फेज में हम लोग क्या करते हैं कि अपना कंपाउंड डालते हैं। कोई कंपाउंड, मान लो पत्ता ले लिया हमने, उसको पीस के डाल दिया इसमें। आप बताओ ये ऊपर ही रहेगा पत्ता अभी? बोलो। Yes, ऊपर sir. ही रहेगा ना, ऊपर ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग डालते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज यानी कोई भी सॉल्वेंट। जब हम लोग सॉल्वेंट डालेंगे तो आप बताओ क्या सॉल्वेंट डायरेक्टली नीचे आएगा क्या? No, Yes, sir. sir. आएगा। अब ये बताओ कि यह जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है, यह हमारे पास पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है। तो आप बताओ इनमें से जो ज्यादा पोलर नेचर का होगा, मान लेते हैं कि 3 कंपाउंड से मिलकर बना है, ए बी और सी। दिख रहा है क्या? 3 कंपाउंड से मिलकर बना है, 3 कलर का आया हुआ स्पॉट, बोलो। मिलकर बना है। Yes, sir. आप बताओ, Yes, sir. आप बताओ कि जो ज्यादा पोलर होगा वो धीरे धीरे आएगा, Yes, sir. जो Yes, कम sir. पोलर होगा वो सॉल्वेंट के साथ तुरंत नीचे नहीं आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. तो सिंपल सी Yes, बात sir. बताओ आप, इससे आपको यह नहीं पता चल रहा है कि अगर मानो कि हम दवा लिए हैं उस क्रोमेटोग्राफी में डाल दें तो आपको पता नहीं चल जाएगा कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है? Yes, sir. Yes, पता sir. चल चल जाएगा। तो आप बताओ इसमें से ए बी सी में से सबसे ज्यादा पोलर कौन है? A. ए वाला ना, क्योंकि ए वाला सही ऊपर है चिपका हुआ है ना, ए वाला ऊपर ही रह गया ना। सॉल्वेंट के साथ जो तेजी से आएगा वो कम पोलर नेचर का होगा। लेकिन सर सेम, सॉल्वेंट नॉन पोलर है। हाँ सॉल्वेंट नॉन पोलर है, या फिर पोलैरिटी होगी भी ना तो इसकी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखो सेम ना, हम लोग ना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते थे, नीचे से ऊपर लेके जाते थे। तो जो हमारे पास ज्यादा पोलर नेचर का होता था वो नीचे ही रह जाता था। और वही कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, सेम उल्टा ग्रेविटी के फेवर में करते हैं। और जब ग्रेविटी के फेवर में करेंगे तो धीरे धीरे नीचे ही आएगा ऐसे। बोलो ये बातें सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का था, ये देखो, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन इज आर। डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन बताओ जरा क्या होगा? अरे अभी हमने 2 ही क्रोमेटोग्राफी पढ़ा ना, एक पढ़ा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, दूसरा क्या पढ़ा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। Thin layer chromatography. यही दोनों पढ़ा ना। जाहिर सी बात है क्या होगा, ए और बी होगा, बोलो। और हमारे सिलेबस में यही दोनों है, ठीक है? हमारे सिलेबस में क्या है, यही दोनों है। हम देखो जितना भी हम लिए हैं ना, सब एनसीईआरटी का मटेरियल लिए हैं, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से। तो सिंपल सी बात है ना कि जो एडजॉर्प्शन चिपकने वाले प्रिंसिपल पे बेस है ना, कौन कौन सा है, कॉलम है और थिन लेयर है। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 88 है, ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक an organic compound moved by 3.5 centimeter while the solvent moved by 5 centimeter. The retardation factor यानी कि RF of organic compound, आप बताओ कि सॉल्वेंट कितना घुमा है, 5, और सॉल्यूट हमारे पास कितना घुमा है जो कंपाउंड है, 3.5। मैंने बोला ना ऊपर वाला जो हमारे पास होगा सॉल्यूट होगा, नीचे वाला क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यही बोला है? बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ,
तो ये बताओ जब हमने ऐसे बोला है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 7. So 7, 0.7. 7. 0.7. 0.7 और 10 पे पावर -1 दिया हुआ ना, तो 7 आ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट है किसी को? Yes, sir. No, sir. तो देखो आप लोग सबसे पहले पढ़ना, देखो ये सब 24 का ही क्वेश्चन है। अब लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर विच द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड। एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल Option B, So B chromatography. option, chromatography. फोटोग्राफी। देखो ये सब 24 का ही क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आप लोग को? Yes, Yes, sir. sir. द एडजॉर्बेंट, दो चीज मैंने बोला, एक एडजॉर्बेंट बोला और एक एडजॉर्बेंट बोला। तो जो एडजॉर्बेंट होता है ना वो क्या होता है, वो हमारे पास मटेरियल किस चीज का बना है, और मटेरियल किस चीज का बना है, चाहे सिलिका जेल हो गया चाहे एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम होगा, यही हुआ ना? Yes, sir. तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका? C. The third option. Sir, option C, A and B. यस सर। इजी है ना सब? इजी है Yes, डायरेक्ट। sir. Yes. देखो यह है बेस लाइन, और बेस लाइन को इसने क्या माना है? 0. 0 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ RF वैल्यू ऑफ सैंपल ए, सैंपल ए यहाँ पे है जो कि कितना सेंटीमीटर है? 5 centimeter. और सैंपल सी कितना है? 10 centimeter. 10 centimeter. तो जो इन दोनों का रेशियो है ना, सैंपल ए और सैंपल सी का, वो x इंटू 10 पे पावर -2 है। तो x की वैल्यू बता दो फटाफट, आप लोग जरा बताना क्या आएगा x की वैल्यू। सर इसमें क्या है, मतलब सैंपल ए कहाँ तक गया, वो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। हमें ना RF वैल्यू का रेशियो निकालना है। हाँ तो वो तो क्या सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट होता है ना। हाँ, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो फिर सर कैसे फॉर्मूला ये डाल देंगे सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का। रुक जाओ, देखो सबसे पहले आप RF वैल्यू किसका निकालोगे, रिटेंशन फैक्टर किसका निकालोगे? ए वाले का। ए वाले का हाँ। कितना करोगे बताओ? ए वाला सैंपल कितना चढ़ा हुआ? 5 सेंटीमीटर चढ़ा हुआ ना। हाँ और टोटल हमारे पास सॉल्वेंट कितना गया हुआ है? 12.5। 12.5। उसके बाद हम RF किसका निकालेंगे? सी वाले का। सी 10 वाला अपॉन 12.5 और इसका 12.5। 5। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे रेशियो पूछा है ना। हाँ ए और सी का रेशियो पूछा है ना। निकल जाएगा एक सेकंड। तो रेशियो का वैल्यू भी हमारे पास, इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। और यस रेशियो सर कितना दिया हुआ है? 1:2। 10 पे पावर -2 दिया हुआ, कुछ ऐसे ही दिया हुआ ना। यस सर। x की वैल्यू Yes, क्या sir. हो जाएगी? 100/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Sir, 50। 15. 50. तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। No, sir. Sir. समझ आया ना ये सबको? Yes, sir. टफ है क्या? No, sir. नहीं देखो सर। No, काफी No, टफ sir. बहुत ही सस्ता है, बहुत ही इजी है। बस आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो बहुत ही सस्ता है, बहुत इजी है। डन? यस सर। सर थोड़ी Yes, स्लाइड sir. पीछे कर दोगे, क्या? स्लाइड थोड़ी पीछे वाली दिखा दोगे सर आप। पीछे वाला स्लाइड देखो। इससे पीछे एक और 2 स्लाइड्स पीछे इससे एक बार और। क्लियर है? सर एक बार और बस लास्ट। हाँ बस सर ये वाला मुझे इसमें डाउट हो रहा था थोड़ा सा। देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे मैंने बना दिया 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी या जार हो गया। हमने एक बेस लाइन ले लिया। अगर नहीं कुछ दिया है तो हमेशा आप क्या करोगे? बेस लाइन से ही करोगे। आप बताओ बेस लाइन में सॉल्वेंट कितना मूव किया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है क्या? हाँ और उसके बाद कंपाउंड कितना मूव किया है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5। तो हमसे RF वैल्यू पूछ रहा है, तो RF वैल्यू क्या होगा? 3.5 डिवाइडेड बाय 5, हाँ 0.75 होगा ना। 0.7 होगा ना। 0.7। और हाँ ऑलरेडी 10 पे पावर -1 दिया है, तो 7 7 आ जाएगा। 7. Yes, sir. यस सर क्लियर। क्लियर क्या? हाँ क्लियर है। तो ये सब 24 का ही क्वेश्चन हुआ, 24 में पूछा होगा। ठीक है, तो ये बताओ कि क्रोमेटोग्राफी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? अभी और भी सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने बताया नहीं है, इसलिए नहीं बताया है कि यह आपको मैंने बेसिक बता दिया, और उसके बाद मैं क्या दूंगा आपको? वर्क दूंगा आपको करने के लिए। डन? यस Yes, सर sir. फॉर्मूले वगैरह तो उसमें एक ही यूज होगा ना रिटेंशन का। वही रिटेंशन फैक्टर वही है कि सॉल्यूट कितना गया और सॉल्वेंट कितना गया। अरे क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर क्लियर है। आगे बढ़े। Yes, sir.
Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. अब देखो, अब एक है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात तो हमने यह तो कर दिया है। अरे देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब बचा हुआ है। अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा, पहले मैंने केवल क्रोमेटोग्राफी को जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज का था वो मैंने बता दिया। अब थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैसे पता करते हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं आऊंगा उसी पे आऊंगा। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, अभी वो बैग खत्म नहीं हुआ। देखो, तो सबसे पहली बात है हम लोग डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन, सल्फर और क्या, हेलोजन। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, यही हमारे क्या है, यही हमारे सिलेबस में है, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अब ध्यान से देखो, यह कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सर फॉस्फोरस नहीं है? क्या फास्फोरस भी है? फास्फोरस कहाँ, फास्फोरस भी है। तो फास्फोरस का मैंने कहा लिया, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, टेस्ट ऑफ सल्फर, टेस्ट ऑफ हेलोजन, टेस्ट ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस है। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे हम इसको? छोटा सा ट्यूब लेंगे, और ट्यूब को ना हम लोग क्लैंप की सहायता से क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। दिख रहा है आपको? एक छोटा सा ट्यूब ले लेंगे, उस ट्यूब को हम क्या करेंगे, क्लैंप की सहायता से पकड़ लेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से देखो, हम पकड़ने के बाद पता है क्या करते हैं, पकड़ने के बाद इसमें हम ना सोडियम का एक क्या करेंगे, मेटल डालेंगे। सोडियम का क्या डालेंगे? छोटा मेटल। सा काट के Metal. मेटल डालेंगे, और उसको पता है क्या, हम आग पे यानी कि बर्नर पे ऐसे रखेंगे। वो छटकता भी है, ऐसे छटक भी जाएगा। ये आप लोगों ने टेस्ट किसी ने किया है? No, अभी sir. नहीं किया ये सर, वाला ये नहीं वाला। करा. No, sir. इसको तो पता है क्या, उसको ना हम लोग सोडियम मेटल को उस पे रखेंगे और उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो गरम Yes, करने में पता है क्या, सोडियम का जो मेटल है ना वो केरोसिन में रखा जाता है। तो अच्छा केरोसिन सर, में ये रखा आई जाता थिंक ना इसमें इसे ना वो बर्नर पे शायद नहीं करते, उस पे भी शायद हमारे स्कूल में करवाया था। वो बॉइलिंग ट्यूब होता है, उसमें पानी उबल रहा होता है, उसके अंदर रखवा देते हैं। बर्नर पे करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। हम बता रहे किस लिए करते हैं। तो बर्नर पे रखने से पता है क्या होता है, उसमें जो हमारे पास बर्नर है ना, जो सोडियम का जो ऊपर का लेयर है ना वो चिकना हो जाता है, एकदम सोडियम दिखने लगता है। अगर मान लो सर कि एक आप सिल्वर मिरर वाला भी तो था, शायद वही है वो नहीं, तो पता है क्या, उसको ना सोडियम को इसलिए इग्निशन पे रखते हैं ना, ताकि उसका ना एकदम सोडियम जैसे दिखने लगे, मेटल चमकने लगे। ठीक है क्या, उसको केरोसिन Okay. में रखे रखे ना, ऊपर का लेयर उसका क्या हो जाता है, अलग तरीके से हो जाता है, ताकि हमें केवल सोडियम मेटल रखने के लिए, इसलिए क्या करते हैं, हम उसको आग पे रख देते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आग पे रखने के बाद ना हम उसको क्या करते हैं ना, उसमें हम लोग अपना कंपाउंड डालते हैं। जिस भी कंपाउंड में हमें नाइट्रोजन का टेस्ट करना हो, सल्फर का टेस्ट करना हो, हेलोजन का टेस्ट करना हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना कंपाउंड डाल देते हैं। मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। अब देखो, आप बताओ कि हमें इस इग्निशियन ट्यूब में सबसे पहले हमने क्या डाला, क्या हमने सोडियम मेटल डाला? यस सर। डाल दिया सोडियम मेटल। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, अपना कंपाउंड डाल रहे हैं। पहली बात सुनो, क्या वह कंपाउंड ऑर्गेनिक ही होगा ना, या फिर इनऑर्गेनिक होगा? ऑर्गेनिक ही होगा। ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है क्या, ऑर्गेनिक होगा। तो अगर हमें नाइट्रोजन का टेस्ट करना हो नाइट्रोजन का, तो हम उसमें क्या करेंगे, कार्बन ले लेंगे। हमारे पास सोडियम तो है ही, तो जाहिर सी बात है वो नाइट्रोजन में कार्बन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। अगर नाइट्रोजन होगा तो यह पता है क्या, सोडियम से मिलकर क्या बना लेता है, NaCN बना लेता है। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। मिलकर क्या बना लेता है, सर अगर हम हीट कर रहे हैं तो सोडियम में तो आग लग जाएगी। क्या सोडियम, अगर हीट करेंगे तो सोडियम में तो आग लग जाएगी। सोडियम तो एक इग्निशियन ट्यूब के अंदर है ना। सोडियम का आग किससे लगता है, पानी में लगता है ना। पानी से सर, H2O से। पानी से लगता यस है ना सर, आग। यस सर। तो अगर मान लो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा, तो सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, क्या NaCN बना लेगा क्या? Yes sir. अगर मान लो उस कंपाउंड में सल्फर हो, तो सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, Na2S बना लेगा। अगर मान लो हेलोजन हो, तो सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NaX बना लेगा क्या? यस सर। Yes sir.
अगर सोडियम के साथ क्या हो हमारे पास, अगर मान लो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हो तो NaCN बना लेगा, Yes, sir. अगर सल्फर हो तो Na2S बना लेगा, और कोई हेलोजन ग्रुप हो तो NaX बना लेगा। क्या मेरी Okay, बात क्लियर है? और फॉस्फोरस Yes, को? sir. देखो इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं? सर ये बस 3 के लिए वैलिड है, हेलोजन, हाँ। सल्फर और नाइट्रोजन। हाँ जी 3 के लिए। फॉस्फोरस के लिए नहीं? नहीं, फास्फोरस के लिए दूसरा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। लेसाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? Lysine. लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अभी भी Yeah. इससे पता नहीं चलता है किसमें सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है या फिर क्या, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या बोलते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। किसकी बात कर लेते हैं? टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो मान लो कि जो हमने इग्निशियन ट्यूब में हमने क्या रखा था, इग्निशियन ट्यूब में हमने सोडियम रखा था। अगर मान लो किसी हम ऐसे कंपाउंड की टेस्ट कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन है, हम ऐसे कंपाउंड की टेस्ट कर रहे हैं क्या जिसमें नाइट्रोजन है, तो आप बताओ अगर हम उसको इसमें मिलाएंगे तो क्या वो NaCN के साथ मिल जाएगा? मतलब Na होगा और कार्बन और नाइट्रोजन मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? NaCN बना लेगा क्या? Yes, जी sir. सर. बोलो। अब NaCN बना लिया। अब NaCN को हमने थोड़ा सा लिया, यह आपको पता है आयनिक है, Cn माइनस क्या हो जाएगा? किनारे हो जाएगा। क्लियर है? Cn माइनस क्या हो जाएगा? किनारे हो जाएगा। अलग अब ध्यान से देखो कि हमारे पास द सोडियम फ्यूजन स्ट्रक्ट इज बॉइल्ड विथ आयरन 2 सल्फेट। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो हमारे पास NaCN है ना, इसको हम लोग किसके साथ उबालते हैं? आयरन सल्फेट के साथ उबालते हैं। तो आप बताओ आयरन सल्फेट के साथ उबालेंगे तो आयरन 2+ भी तो उसमें होगा ना। बोलो Yes, बोलो। sir. तो यहाँ पे जो साइनाइड है और आयरन है आपस में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? सोडियम Cyanide. साइनाइड बना लेते हैं, सोडियम हेक्सासाइनाइड बना लेते हैं। आप बताओ किसी को कुछ भी दिक्कत यहाँ तक? सर मुझे दिक्कत हो रही है, एक बार दोबारा बता दोगे वाला आप? सिंपल सी बात है। मान लो कि हमने एक सोडियम लिया, सोडियम को हमने गर्म किया, कर दिया क्या? गर्म हाँ सर कर कर दिया। अब उसमें हमने क्या किया? अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। डाल दिया। अब मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना डाल दिया, अगर उसमें मान लो नाइट्रोजन होगा तो क्या वो NaCN बना लेगा? हाँ बना Yes, लेगा। sir. मान लेते हैं बना के NaCN बैठा है। अब हमने दूसरा बगल में कंपाउंड लिया, वह किस चीज का कंपाउंड लिया? हमने सोडियम आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट ले लिया। हाँ। अब हम क्या करेंगे? अपना जो ये बनाया हूं ना NaCN, उसमें से थोड़ा सा उसमें डालूंगा। आप अच्छा। बताओ थोड़ा सा उसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या? आयरन सर नाम क्या होता है सर? आयरन साइनाइड। ये देखो इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा, और ऑक्सीडेशन 2 स्टेट को क्या बोलते हैं? फेरेट बोलते हैं। तो फेरेट। हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। क्लियर है मेरी बातें? हाँ। क्लियर है। अब जब यह बन गया ना, तो ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सम आयरन 2+ आर ऑक्सीडाइज इनटू आयरन 3+। अब क्या होता है ना कि जब यह बन जाता है ना तो इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। किसके साथ हीट करते हैं? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं ना H2SO4 के साथ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वह आयरन 2+ को किसमें कन्वर्ट कर देगा? आयरन 3 पे। आयरन 3+ में। कुछ इस तरीके के कंपाउंड में वो क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। और यह पता है क्या? पर्सुअन ब्लू कलर का होता है। और जब ब्लू कलर का होगा ना तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड में हमारे क्या है? नाइट्रोजन है। कंपाउंड में हमारे क्या है? नाइट्रोजन है। क्या बात क्लियर हुई क्या? मैं फिर से बताऊं क्या सीन है इसका। पहली बात देखो कि हमने सोडियम लिया, सोडियम को गर्म किया। बोलो। Yes, Yes, गर्म sir. किया, Yes, sir. को गर्म कर लिया। अब उस गर्म सोडियम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे जिसमें हमें नाइट्रोजन का टेस्ट करना है। ठीक है क्या? तो हमने उसमें नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए डाला, तो सोडियम के साथ मैच करके क्या बन गया? क्या NaCN बन गया क्या? Yes, sir. अगर उसमें नाइट्रोजन है तो क्या बन जाएगा? NaCN बन जाएगा। Yes, फिर sir. हम उस NaCN का ना, उस NaCN को थोड़ा सा लेंगे। अब थोड़ा सा लेने के बाद हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे उसमें आयरन सल्फेट डाल के। तो जब आयरन सल्फेट डालेंगे ना तो NaCN का Cn- और आयरन का आयरन 2+ आपस में मिक्स करके क्या बना लेंगे? हेक्सासाइनिडोफेरेट बना लेंगे क्या? Yes, sir. और जब हेक्सासाइनिडोफेरेट बन जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे? H2SO4 के साथ इसको क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे।
तो परसुएंट ब्लू कलर का बन जाएगा। Yes, sir. आप बताओ परसुएंट ब्लू कलर का बन गया, इसका मतलब क्या है? उसमें नाइट्रोजन है। Yes, sir. Present है. परसुएंट ब्लू कलर का नहीं बना तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है. नाइट्रोजन नहीं है। ये मेरी बातें क्लियर होगी नहीं है? Yes. बोलो। Done? जी सर. अब देखो बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर। अब देखो सल्फर का देखो कई सारे टेस्ट है। पहली बात, सल्फर द सोडियम फ्यूजन स्ट्रक्चर इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट इज एडेड टू इट। अब देखो, अब सिंपल सी बात पता है क्या, जो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमने सोडियम को गर्म किया। बोलो, गर्म किया कि नहीं किया? किया। अब गर्म करने के बाद हम इसमें अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे। डालेंगे। आप बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो क्या बन जाएगा? C+N जुड़ के क्या बन जाएगा? NaCN बन जाएगा। जी सर. Yes, sir. अगर मान लो कि कंपाउंड में नाइट्रोजन ना हो के सल्फर हो, सल्फर हो, Na2. सल्फर हो तो क्या बन जाएगा? Na2S बन जाएगा। जी सर. Yes, sir. ये बताओ Na2S का इसमें सल्फर 2 माइनस में होता है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जब इसमें Na2S बन गया ना, इसका आप थोड़ा सा निकालना और उसमें क्या डाल देना, उसमें आप लेड सल्फेट डाल देना। जब लेड सल्फेट डालोगे ना तो लेड किस कलर, लेड ना पता, लेड इसके साथ Pb ना सल्फर के साथ मिलकर क्या बना लेगा? PbS बना लेगा। और ये किस कलर का होता है? ब्लैक. Black. ब्लैक कलर का होता है। इससे क्या पता चल जाएगा? सल्फर है। अगर सल्फर हमारे पास नहीं पता चला तो क्या पता चलेगा? अगर ब्लैक कलर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो सल्फर नहीं है. सल्फर नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर. मान लो कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, पूछा गया बताओ इसमें सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन है कि नहीं। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन का चेक करोगे बारी बारी से। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर सल्फर वाला टेस्ट करोगे। सल्फर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप हेलोजन वाला करोगे। डन? यस सर. Yes, sir. यह तो रहा पहला मेथड। दूसरा मेथड भी है इसका कि जब भी यह H2 माइनस बना ना, H2 माइनस, तो इसमें हमने ना क्या डाला? लेड सल्फेट डाला। हम लेड सल्फेट की जगह ये भी डाल सकते थे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल सकते थे। लेड सल्फेट की जगह हम क्या डाल सकते थे? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो हमारे पास अगर सल्फर प्रेजेंट होता ना तो हमारे पास किस कलर का? एक वॉयलेट कलर देता। और वॉयलेट कलर देता तो इसका मतलब क्या है? उसमें सल्फर प्रेजेंट है. प्रेजेंट है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर. अगर मान लो कि किसी में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। मान लो Yes. कि कोई हमारे पास एक कंपाउंड है, वो सल्फर का टेस्ट किए तो सल्फर भी प्रेजेंट बता रहा है, नाइट्रोजन का टेस्ट किए तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट बता रहा है। इसका मतलब जरूर उसमें क्या है? कुछ गड़बड़ है। तो हम दोनों का टेस्ट कर लिए। दोनों का टेस्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, सोडियम को हमने गर्म किया और इसमें क्या डाल दिया? हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो कि हमारे पास सल्फर और क्या है? नाइट्रोजन दोनों है। तो क्या बन जाएगा? सोडियम थायोसाइनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम थायोसाइनेट. थायोसाइनेट। अगर हम इसका आयरन 3+ से रिएक्शन कराए ना, आयरन 3+ से, तो क्या बन जाएगा? यार कुछ इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। और ये किस कलर का होता है? ब्लड रेड. रेड कलर का होता है। आप बताओ, ब्लड रेड कलर का होता है तो किसका कंफर्मेशन है? सल्फर और नाइट्रोजन दोनों का. दोनों का. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर. कोई डाउट नहीं ना? तो हमें कुछ ना, ये याद करने वाली चीजें ये याद ही करना है। और भी देखो, और भी हमारे पास है। अगर मान लो कि अगर आप वो नहीं, ये तो वॉलेट तो हमने दिखाया है अभी, ये अभी तो हमने देखा ही। अब टेस्ट फॉर हेलोजन देख लेते हैं। टेस्ट फॉर हेलोजन, मान लो कि हमने सोडियम को गर्म किया था और उसमें हमने कोई भी मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला जिसमें क्या हो? हेलोजन हो। तो क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा। बोलो। जी सर. Yes, sir. देखो बन जाएगा। अब देखो, अब NaX बन गया ना, तो ध्यान से देखना। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर मान लो कि हमारे पास अगर उसमें क्या होगा? हमारे पास अगर मान लो X की जगह क्या होगा? अगर X की जगह क्या होगा हमारे पास? अगर हम NaX बन गया, इसमें हमने क्या डाल दिया? इसमें हमने क्या डाल दिया?
सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। Silver. आप बताओ क्या यह दोनों रिएक्शन नहीं कर लेंगे? तो Yes, आप sir. बताओ Yes, Ag sir. बना लेगा और क्या बना लेगा, NaNO3 बन जाएगा। yes sir. Yes. क्लियर है बातें? जी सर। क्लियर है? अगर मान लो कुछ ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे बना दिया, अगर अगर हमारे पास y एक मान लो कि हमारे पास कोई AgX बना दिया, तो AgCl आपको पता है, अगर मान लो X की जगह क्लोरीन होगा तो इसका मतलब किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का। किस कलर का बनेगा, White. वाइट। व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का मानो प्रेसिपिटेट बन गया और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल भी है, तो इसका मतलब किसका प्रेजेंस है, Chlorine. क्लोरीन का। यस सर। अगर मान लो येलोइश प्रेसिपिटेट बना तो किसका प्रेजेंस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Ammonium hydroxide. अरे कहा, Bromine का सर, bromine का. ब्रोमीन का। क्लियर है? अगर मान लो जी सर। येलो प्रेसिपिटेट बना तो Iodine. आयोडीन का। एक Yes, बात sir. याद रखना, जो हमारे पास AgCl होगा ना, वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा। और जो हमारे पास AgBr होगा ना, जो हमारे पास क्या है AgBr, जिसमें ब्रोमीन वाला है, वह क्या होगा, स्प्रिंकली सॉल्युबल होगा, नहीं थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होगा। और जो हमारे पास AgI बनेगा आयोडीन वाला ना, वह बिल्कुल भी Insoluble. क्लियर है क्या, यही इसका पहचान है। यही इसी को क्या बोलते हैं, लेसाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Lysine test. लेसाइन टेस्ट। अब देखो, अब टेस्ट फॉर फास्फोरस देख लेते हैं। द कंपाउंड इज हीटेड विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कंपाउंड है, उसमें क्या है, फास्फोरस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सोडियम परऑक्साइड के साथ क्या करेंगे बताओ, Oxidize. हीट करेंगे, हीट करेंगे। द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फेट। तो यह पता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ जरा, Phosphate. फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Phosphate. क्लियर है क्या? अब देखो, द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड, देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मोलिबिडेट, a yellow colorization or precipitate indicate the presence of phosphorus। ये सब चीज आप देख लोगे क्या, ये फास्फोरस देख लेना, कौन सा कलर रहता है, येलो कलराइजेशन, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। ये बताओ, appearance of blood red color on treatment with sodium fusion extract of Sir, organic C option. C option, sir. C option. N and S. से पूछा हुआ है या 24 का ही है, बताओ क्या होगा। Sir, C C option. option. N and S. आनंद, दीपांशी, अरे रेड Sir, option C. नाइट्रोजन और Sir, third सल्फर out. दिख रहा है ना, Sir, C. बोलो बोलो, नाइट्रोजन और सल्फर देता है। The lysine extract is boiled with dilute HNO3 before testing halogen because सर फोर्थ ऑप्शन। देखो, जो Na2S and NaCN are decomposed by HNO3। पहली बात, अगर हम हेलोजन की बात न करें, अगर मान लो कि हेलोजन के टेस्ट के पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं डाइल्यूट HNO3 डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि यह पता है क्या Na2S और NaCN क्या होता है, डिकम्पोज यानी टूट जाता है, उसकी वजह से ये करते हैं। क्लियर है क्या, याद कर लेना, उसको याद कर लेना। लेसाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डी ऑप्शन, Sir, D option. डी ऑप्शन, सल्फर भी इससे डिटेक्ट होता है, ठीक है क्या, सॉरी फास्फोरस भी डिटेक्ट होता है। Yes, sir. इससे फास्फोरस भी क्या होता है, फास्फोरस वाला दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सोडियम बना हुआ है ना, इसी की वजह से बना हुआ है। फास्फोरस भी क्या होता है, तो पहली बात, वो चार चीजें कौन कौन सी डिटेक्ट होती हैं लेसाइन टेस्ट से, नाइट्रोजन, Sir, nitrogen, सल्फर, sulfur, फास्फोरस, phosphor, halogen. हाइड्रोजन। ये 24 में पूछा हुआ है। क्लियर है क्या, जी sir. विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लेसाइन टेस्ट, ये बताओ जरा। सर यूरिया लग रहा है। यस सर, यूरिया। देखने से लगने से नहीं होता है कुछ, सर यूरिया ही सही है। ये लगने से नहीं कुछ होता है, ऐसे लग रहा है कर देते हैं। क्या होता है लगना मतलब, बताओ बताओ, सही आंसर बताओ आप लोग।
सर फिनाइल फिनाइल पहले तो आप हाइड्रोजन। सबसे पहले फोटो बनाओ सबका, सबसे पहले सबका फोटो बनाओ, फिर बताओ मुझे। सर जिसमें नाइट्रोजन, सबसे फॉस्फोरस, सल्फर या फिर हेलोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा वो नहीं शो करेगा लेसन टेस्ट। पहली बात आप ये बताओ, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, वो किस सर चीज का फोर्थ दिया हुआ है? ऑप्शन हाइड्रोजन दिया हुआ है। आप बताओ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 NH2 NH2। आप बताओ क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बोलो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? अरे तो नो ये सर। लेसाइन टेस्ट से केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्ट होता है ना। मैंने आपको यही बोला कि ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। बोलो, मैंने यही बोला ना, ध्यान रखना क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इसका होता है NH2 और NH2। तो इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या है, इसी का टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर। यस सर। चलो जरा ये बताना आप लोग, आप बताओ हेलोजन का डिटेक्शन किसमें होता है? AgNO3 से होता है कि नहीं? देखो डी का सेकंड किस में आ रहा है? डायरेक्टली। सर फोर्थ सर ऑप्शन। ऑप्शन डी। क्लियर है क्या? अरे ऑप्शन डी ना। यस सर। यस सर ऑप्शन डी। एक आपको एक एक तो पता है ना, एक यस सर। यस बस फोर्थ एक पता वाला है तो होगा क्या ही सर। नहीं। वही तो। और बाकी सल्फर के लिए कौन सा था? सल्फर के लिए बाकी कम से कम आपको मिनिमम 2 पता होना चाहिए। देखो सर नाइट्रोजन के Na2। केस में क्या बना, नाइट्रोजन के केस में ये वाला बनता था। यस सर। अरे नाइट्रोजन के केस में यही बनता था ना, हेक्सासाइनाइड वाला। सल्फर के लिए पहला। तो ये सब चीजें ना, कम से कम आपको अगर 1-2 पता होगा ना, तो आप इसलिए क्या कर सकते हो? Which मैच कर of the सकते। following set of element can be detected using sodium fusion stack? इसी को लेसाइन टेस्ट भी बोलते हैं। सोडियम फ्यूजन स्टेट को क्या बोलते हैं? लेसाइन टेस्ट भी लेसाइन बोलते हैं। टेस्ट। हाँ, 2 नाम सर याद कर लेना, डी। वरना पता चले कि वो किसी और नाम से पूछ लिया। ये सर बी होगा। क्लियर है क्या? ऑप्शन बी। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। बोलो बोलो, क्या होगा बताओ? सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अरे बता दो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे आपका ना, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन वाले पे। फिर से हम किस पे आ जाते हैं? प्यूरिफिकेशन। अब ये देखो प्यूरिफिकेशन हमारे पास कितने तरीके से होता है। एक होता है सब्लिमेशन, दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा होता है डिस्टिलेशन, और चौथा क्या होता है? डिफरेंशिएशन, और पांचवा क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। हमने क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़ लिया क्या? यस सर। यस क्या सर। पढ़ लिया? क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया। हमें पढ़ना क्या है बताओ अब? कहाँ से स्टार्ट करें बताओ? सर डिस्टिलेशन वगैरह। हाँ, हम लोग सब्लिमेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्लिमेशन। ये सब मैं एनसीईआरटी का ही बताऊंगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, सब्लिमेशन का देखो, और आपको ना इसका थोड़ा सॉल्व करना है। सर ये सब तो पहले भी 8th 9th में आया है। क्या 8th 9th में भी सब्लिमेशन के कॉन्सेप्ट थे सर। बताओ बताओ क्या होता है अगर सब्लिमेशन? सर वो कपूर का एग्जांपल होता है कि सर वो जब विदाउट सॉलिड से डायरेक्ट Yes, गैस sir. फेज में चला जाए। हाँ। गैसेस में चले जाए, जैसे कपूर नैप्थलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। बॉल। यस सर। बोलो बोलो, छोड़ सर दूं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस वेपर में चले जाए वही है। छोड़ दूं मैं? यस सर। कुछ एक्स्ट्रा है तो सर बता दो इसके अंदर फिर। अरे पहली बात ना, ये प्यूरिफिकेशन की बात कर रहा है, ये प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है। अच्छा बोल रहा है कि okay, sir. सब्लिमेशन मेथड से प्यूरिफाई किसी को कैसे करेंगे। ये पता है किस तरीके से होता है? इसमें 2 चीज होती हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज है, और वह क्या करना है, हमें किसी चीज में मिक्स हो गया है। किसी चीज में क्या हो गया है? मिक्स हो गया, उसे हमें Mix. निकालना है। मान लो कि हमारे पास गोल्ड है, और वो कपूर में क्या हो गया है? मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया। हम कैसे उसको अलग अलग करेंगे, कैसे प्यूरिफाई करेंगे बताओ?
सर आग सर लगा उसको दो हीट तो करते हैं। गोल्ड सर मेल्ट हो थोड़ा जाएगा, हीट कपूर करेंगे उड़ तो जो जाएगा। हीट कैंपर है क्या वो हो उड़ जाएगा? जाएगा। उड़ उड़ जाएगा। जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास मेन चीज जो हमें लेना है वो क्या करेंगे हम ले लेंगे। ले एक्सट्रैक्ट लेंगे। करेंगे। देखो, तो सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस दैट डायरेक्टली गैस में चला जाता है, ठीक है क्या? अब देखो, यस यस सर। सर। ऑन बॉइलिंग द यस सर। वेपर ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट आर फॉर्म फर्स्ट, द वेपर आर कंडेंस्ड बाय यूजिंग अ कंडेंसर एंड द लिक्विड इज कलेक्टेड। की तो दूसरा चीज है सब्लिमेशन, बस यही तक है, ठीक है क्या? सर इसमें दो डाउट Yes. है ओके मुझे। सर। हाँ जी बताओ। सर अगर मान के चलिए कि गोल्ड और कपूर मिक्स नहीं हुआ, कपूरी जो है या नेपथलीन वो गंदा है, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो अगर हमने उसे बॉईल कर दिया तो गैस में हमारे पास ऐसा होगा क्या कि गंदा वाला गैसेस स्टेट में कपूर आएगा या शुद्ध वाला आ जाएगा और गंदगी नीचे रह जाएगी? तो आप क्या क्या बोल रहे हो, किसको किसको सब्लाइम करने के मैंने लिए? मैंने बोल दिया कि सब लाइम एक ही है, मेरे पास कपूर है और मेरे पास ना इम्प्योर कपूर है, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, और अगर हाँ। मैंने उसे बॉईल कर दिया तो जो गैसेस स्टेट में कपूर आएगा वो गंदा होगा कि प्योर होगा और गंदगी नीचे रह जाएगी? पहली बात सुन लो, वो गैसेस स्टेट में आ जाएगा तो क्या आप उसका यूज कर पाओगे एक बार जल गया तो? सर गैसेस स्टेट से फिर हम सॉलिड तो बना सकते हैं। अरे भाई, जब वो जल जाएगा सर तो वो कहाँ से बना पाओगे? कार्बन केवल राख बनेगा, राख, काला काला धुआं। अच्छा। हाँ, पता चले कि जिसको आपको निकालना उसी को जला दिया ऐसे। यूज और वाला है वही जला दिया। और सर इसमें क्या खास होता है कपूर के अंदर कि वो लिक्विड में नहीं जाता, डायरेक्ट वेपर में चला जाता है? कुछ ना कुछ खासियत है, तभी तो इसको अलग रखा गया, इसलिए तो सब्लिमेशन हो गया। तो देखो, सर मैं इसके कार्बन के फॉर्मेशन में अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ क्या सीन है। तो इसमें पता है क्या कि अगर हमारे पास उस टाइप की इम्प्यूरिटीज आ जाए कि इम्प्यूरिटीज हमारा क्या है, जलाने पर डायरेक्टली गैस में चला जाए, तो ऐसे ऐसे को हम किस तरीके से अलग अलग करेंगे? सब्लिमेशन में। क्लियर है? यस सर। ओके सर। किसी को कुछ भी डाउट? यस सर। किसी को कुछ No, भी डाउट? sir. नो सर। कोई डाउट नहीं ना? सर ये क्लास बताओ बताओ भाई। सर ये क्लास 11 का टॉपिक है। अरे क्लास 11th में बस आपको सब्लिमेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन उसका यूज कहाँ पे करना है, कैसे किसी चीज को अलग अलग करना है, वो यहाँ पे है। सर जब हम हीट करेंगे सिर्फ इम्प्योरिटीज ही ऊपर उड़ जाएंगी? इम्प्यूरिटीज हमारे पास उस कैटेगरी का होना चाहिए कि सब्लाइम हो जाए डायरेक्टली, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो एज इट इज रहेगा? वो वैसे ही रह जाएगा। ओके सर। ये सब जितना भी ये कैटेगरी बनाया गया ना, सब इम्प्यूरिटीज के बेसिस पे बनाया गया कि इम्प्यूरिटीज और उन दोनों में कोई कुछ ना कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है क्या? यस यस सर। सर। अब देखो, अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड देखो, क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है, ध्यान से देखो। अब पता है क्या, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मान लेते हैं कोई हमारे पास सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखो, तो अगर मान लो इसमें कोई इम्प्यूरिटी है, क्या है? इम्प्यूरिटी है। तो एक तो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें क्या है? इम्प्यूरिटी है। हमें उन दोनों को अलग अलग करना है, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो यह इस तरीके से हम करेंगे ना कि इन दोनों के सॉल्युबिलिटी में क्या हो? डिफरेंस हो। दोनों के सॉल्युबिलिटी में क्या हो? डिफरेंस हो। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास NaOH है। क्या है? NaOH है। तो NaOH मान लो कि अगर हम इसमें डालें तो पता चलता है कि हमारे पास यह जो प्यूरिटी वाला है ना, इम्प्यूरिटी वाला, वह NaOH में डिजॉल्व हो गया, और जो हमारे पास मेन कंपाउंड है वो डिजॉल्व नहीं हुआ। मान लेते हैं कि इम्प्यूरिटी क्या हुआ? डिजॉल्व हो गया, और यह वाला डिजॉल्व नहीं हुआ। तो आप बताओ, जब इम्प्यूरिटी वाला डिजॉल्व हो जाएगा तो आसानी से हमारे पास बस एक ऑर्गेनिक का क्रिस्टल ही तो बचेगा ना। यस सर। अगर फिर भी थोड़ा बहुत उसके कोने कानी पे लगा हो तो आप इसको गर्म कर देना, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। आप फिर से ठंडा करने के लिए छोड़ देना, सॉलिड वाला अपने आप सॉलिड बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। बोलो सर एक बार दोबारा बता दोगे? देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ना कुछ भी ऐसा है जिसमें सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कुछ इंप्यूरिटीज है, मान लो धूल वगैरह कुछ भी हो। आप उसको क्या करो कि कोई एक सॉल्वेंट में डालो जिसमें केवल और केवल क्या हो, कोई एक ही हमारे पास इंप्यूरिटी ही क्या हो, उसमें केवल और केवल डिजॉल्व हो। तो आप बताओ, आप उसमें डाल दोगे, गर्म कर दोगे, मान लो गर्म करने पे दोनों डिजॉल्व हो गया, मान लो गर्म करने पे क्या हो गया? दोनों डिजॉल्व हो गया। तो जब भी ठंडा होगा तो उसके क्रिस्टल नहीं बन जाएंगे जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। हाँ। ये बताओ, चीनी को किसी ने उसका वो बनाया है, ग्रेवी, मतलब वो बनाया है चीनी को,
पाग। सिरप सर। क्लास में बनाई है। क्या होता है आप बताओ, चीनी में इम्प्योरिटी होती है कि नहीं ऊपर ऊपर? सर गुड़ वाले में होती है, जब गन्ने का वो होती बनाते हैं ना। होगी। चीनी चीनी का ज्यादातर लोगों ने देखा होगा शादी हाँ वगैरह में। सर। जब चीनी का ऊपर Yes, इम्प्योरिटी है, आप उसको गर्म करोगे तो देखना ऊपर ऊपर व्हाइट व्हाइट ऐसे छाग बन जाते हैं। यस यस सर। सर। क्या यस आपने सर। उसको भी खाया है, उसका भी यूज किया है? सर नो सुना सर। है लेकिन खाया नहीं कभी। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो इम्प्योरिटीज है, उसको तो बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ। यस आप बताओ, फिर से अगर आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो फिर से वो क्रिस्टल जैसा नहीं बन जाता है? यस यस सर। यस सर। Yes, sir. क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब इससे अच्छा क्या चाहिए? गरम कर लिया, गरम करने के बाद इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई, ऊपर से छान के बाहर निकाल लिया फिल्टर करके। जो हमारे सर पास ये तो वही है ना पोटाशियम वाला। ये वही, आप इसको पढ़ो ना आप लोग। देखो ध्यान से देखो क्या सीन है, ध्यान से देखो, मैं पढ़ के लाइन लाइन बताता हूँ। ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड. It is based on difference in solubility of compound and impurities in suitable solvent. Solvent में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? The compound is dissolved in solvent is sprangly soluble, ठीक है? At a room temperature, but especially soluble at higher temperature. जैसे कि मान लो कि हम चीनी को पानी में डालते हैं तो क्या वो तुरंत डिजोल्व हो जाता है? नहीं No, होता है sir. ना। नहीं लेकिन होता आप सर, हीट हीट करते हैं करना तो पड़ता है। डिजोल्व नहीं हो जाता है, यस हाँ सर। पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करेंगे, जब हम हायर टेम्परेचर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। इम्प्योरिटी भी डिजोल्व हो जाएगा, जी सर। हमारे पास चीनी भी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है? आप बताओ, ऑन कूलिंग, फिर से ठंडा करने पे क्या होगा? प्योर कंपाउंड क्रिस्टल बन जाएगा, बोलो। यस जी सर। सर। अब बाकी जो बेकार की चीजें बचेंगी उसको हम लोग क्या करेंगे? फिल्टर आउट कर देंगे। फिल्टर से फिल्टर कर किनारे देंगे। कर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। सर ये उसके लिए भी यूज होता है क्या क्रिस्टलाइजेशन? पता नहीं मुझे वैसे। वो नमक समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए। नहीं, उसको ना हम लोग उससे कर लेंगे, डिस्टिलेशन से कर लेंगे। उसमें पता है क्या होता है कि नीचे से गर्म किया जाता है तो पानी ऊपर उड़ जाता है, केवल और केवल नमक बचता है। अच्छा ठीक है। वो क्रिस्टलाइजेशन से नहीं होता, वो क्या होता है, डिस्टिलेशन मेथड से होता है। ठीक है। अगर मान लो कि कोई हमारे पास क्या बोलते हैं, वो है ऐसे लोहा है और लोहे में बहुत सारी मिट्टी वगैरह लग गया, तो उसको आप कैसे अलग अलग करोगे? सर लोहे को पिघला देंगे। मिट्टी भी तो उसके साथ है। सर मिट्टी तो अपने आप हट जाएगी ना? कैसे हट सर जाएगी? उससे तो वॉश कर देंगे। सर हाँ यस सर। यस सर, वॉश कर देंगे हाथों से। हाँ तो छोटा मोटा सामान है, बहुत ही बड़ा है। मान लो पिघला एक सकते हैं सर उसे? क्या पिघला सकते हैं? पिघलाओगे तो दोनों तो साथ में सर हट जाओ। बड़े लेवल पे धो देंगे। बड़े लेवल पे धो देंगे, मतलब धोना ही है, आपको और कुछ नहीं करना है। सर हाथ से भी साफ, उसको कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। अरे यार सर मैं तो कहता हूँ उबाल लो, उबाल के छन्नी से छान लो। कौन समझाए? अब ये बताओ, ध्यान से देखो, आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं आया। मान लो कि हमारे पास ये एक पट्टा है, यह एक पट्टा है, और यह पट्टा किस चीज का है? चुंबक का है। किस चीज का है? चुंबक। यस सर। चुंबक, जानते हो ना, मैग्नेट। हाँ हाँ। अब यस इस सर। पट्टे को मैंने चला दिया और हमने ना इस पे लोहा मतलब वो लोहा वाला भी रख दिया और इस पे मिट्टी भी रख दिया। आप बताओ, जैसे जैसे पट्टा चलेगा यह भी आगे बढ़ेगा? नो जी सर। सर। क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? अच्छा यस सर, यस सर। सर में जो ना हमारे पास नेट मिट्टी खत्म हो वाला है गया, वो आवाज यहाँ पे नहीं आ गिर रही। जाएगा, मिट्टी वाला। और जो चुंबक वाला है उस पट्टे से चिपका रहेगा, चिपक के यहाँ पे आके गिर जाएगा। यस यस सर। सर। यस सर। क्या दिमाग लगा रहे हो यार आप लोग? बड़े लेवल पे करना है, आप लोग को धोना ही है। सर पर हमें पता नहीं था कि वो टुकड़ों में है या सर पूरी एक बड़ी सी है। अरे एकदम बड़ा सा रहेगा तब तो पोंछ लोगे ना, टुकड़े में रहेगा तभी तो उसको करना है ना। तो सर चुंबक ही यूज होगा, हमें लगा बड़ा ऐसा इसलिए साफ होगा। यस सर। नया लोहा ले लो। अब ये बताओ, नया लोहा मार्केट में कैसे आता है? उसका प्यूरिफिकेशन होता है तभी तो आता है। जमीन से निकालते हैं आपको लोहा थोड़ी निकलेगा। सर और Yes, के साथ sir. निकलता है। सर वो तो आयरन और होता है ना। आयरन ओर होता है। ये बताओ कि आप लोग सोचते हुए कि जमीन से पेट्रोल निकलता होगा, पेट्रोल नहीं निकलता है। क्रूड ऑयल निकलता है। निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। उसको मशीन में Yes, जाकर sir. फ्राई किया जाता है। यस सर। उसमें से जो खराब खराब चीजें निकाला जाता है तो उसका कुछ और चीज, ग्रीस वगैरह बनाया जाता है, वैसलीन वगैरह। बनाया जाता है, बहुत चीजें। मोमबत्तियाँ क्या क्या चीजें बन जाती है उससे। हाँ,
तो ऐसा थोड़ी ना जमीन से पेट्रोल निकालो, बाइक में डालो, चलाओ, स्टार्ट करो। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। गुरबदन हो गया क्लास का? मत दीपांशी आप? मिश्रा? शाश्वत? Yes, sir. बताओ भाई आपको। प्रतीक्षा, प्राची? देखो ये सब आपको क्लियर हुआ ना, कैसे कैसे, मतलब ये सब ना वो होता है, क्या बोलते हैं, अलग अलग करने का तरीका होता है। अब इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है क्या? मैं आप लोग को ना कुछ क्वेश्चन का सेट दिखाता हूँ और वो मैं आपको सेंड करूंगा। इसमें हमारे पास आंसर की भी है, मैंने वहीं से क्वेश्चन निकाला है। लास्ट 6 ईयर का क्या है यह तो पूरा इन का सब पूरा टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो बात बन जाएगी। अरे नहीं, देखो कोई टफ नहीं है, अगर आप लोग ना पढ़ लोगे ना तो कोई ज्यादा वो टफ नहीं है। आप लोग यहीं से पूरा पढ़ लेना, पूरा समझा जाएगा। ये देखो, यह जो प्यूरिफिकेशन मेथड जो पहला है ना, पहला ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। देखो, टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। यह जनरली आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिफरेंस एडजॉर्प्शन आर कॉलम और थीन, यही पेपर वाली लेयर और पेपर वाला। ये भी मैंने आपको बताया है। बी एंड सी। यस सर। चलो, यस सर। which of the following purification method is based on the principle of solubility? solubility पे कौन सा बेस होता है? अभी मैंने आपको सब्लिमेशन बी ऑप्शन। सब्लिमेशन नहीं होता है, अभी मैंने आपको यह भी बताया। अभी अब जब डिस्टिलेशन वगैरह बता लेंगे पूरा, तब समझ आ जाएगा। एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल किस पे डिपेंड होता है? क्रोमेटोग्राफी पे। यस सर। क्रोमेटोग्राफी। यस सर, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है क्या? जी सर। यस सर। इसमें बाकी तो अभी इसमें कुछ बताया नहीं है। एडजॉर्बेंट यूज्ड किसमें होता है? सिलिका और सर ए एंड बी ओनली। Option C. ये वाला भी मैंने अभी कराया है आपको। Yes, sir. sir. यस सर। 50 आया था सर। यस सर। मतलब आप लोग आंसर याद करो। देखो क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर क्रोमेटोग्राफी। देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ जरा। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। सर बी होगा ऑप्शन। नॉन पोलर कंपाउंड सर ऊपर चले जाता है और पोलर वाला नीचे ही रह जाता है। क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना? हाँ। यस। पहली बात तो इसमें हमारे पास दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी डायरेक्टली दिया है ना। क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का, एक होता है थीन लेयर वाला और एक क्या होता है, कॉलम। तो थीन लेयर वाले में नीचे से ऊपर जाता है, कॉलम वाले में ऊपर से नीचे आता है। पहली बात तो आप बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना ये। देखो, RF वैल्यू फॉर पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन नॉन पोलर कंपाउंड। आप बताओ कि आप RF वैल्यू निकाल लो, ये हमारा बेस लाइन है। RF वैल्यू निकाल लो तो A है और B है और ये सॉल्वेंट है। मान लो सॉल्वेंट हमारा 10 सेंटीमीटर पे गया है और हमारा A वाला 3 सेंटीमीटर पे है, B वाला 4 सेंटीमीटर पे है। तो आप बताओ A वाले का RF कैसे निकालेंगे? 3/10 और B वाले का 4/10। तो अब ये बताओ A और B में पोलर कौन है? सर 4। सर जो सबसे कम गया है। A वाला। अरे पोलर है तभी तो उसके साथ बंधा हुआ है और ऊपर नहीं जा पा रहा है। हाँ। यस सर। नहीं समझ आया?
देखो 3/10 कॉलम में सेम इसका उल्टा होता है, लेकिन इस वाले में ना कि जब उससे बधा हुआ तो ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आप Yes, बताओ sir. जो पोलर होगा उसका आरएफ वैल्यू कम नहीं होगा 3/10? हाँ बोलो। सर, लेकिन बी वाले में क्या दिक्कत आ रही थी नॉन पोलर वाले में? अरे नॉन पोलर वाले में नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट के साथ ऊपर नहीं भाग जाएगा, जितनी स्पीड से वो जाएगा कम से कम धीरे धीरे वो भी तो जाएगा ना। तो बात तो उसमें वही कह रखी है ना कि नॉन पोलर कंपाउंड टॉप पे रहेगा और पोलर वाला नीचे रहेगा डाउन द हाँ कॉलम। हाँ, बात तो तो ये वही भी बोला। सही होगा। बिल्कुल, कैसे भी करके दे सकता है। तो बी और सी इसके ऑप्शन होंगे सही। नहीं बी वाला नहीं, अरे नॉन पोलर ये बताओ कि इसका नाम तो नहीं दिया ना, क्रोमेटोग्राफी दो टाइप के। अगर मान लो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता तो जाहिर सी बात है पोलर वाला सबसे ऊपर होता, नॉन हाँ पोलर वाला नीचे होता। हाँ तो इसमें तो क्लियर ही नहीं है ना। लेकिन हम लोग आरएफ वैल्यू केवल और केवल थीन वाले का निकालते हैं ना, आरएफ वैल्यू उसका थोड़ी निकालते हैं हम लोग, कॉलम वाले का थोड़ी निकालते हैं। आरएफ वैल्यू हम लोग किसका निकालते हैं, केवल और केवल थीन वाले का। थीन वाले का। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। किसी को यस कुछ सर। डाउट है? चलो इसका बता दो एक बार, 98 का बता दो, फिर बाकी नेक्स्ट बार। ए का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5, और बी का 5 कितना दिया हुआ है? 7। 7। हमसे पूछ रहा है आरएफ वैल्यू बी का कितना गुना ज्यादा है ए से। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, ए का कितना आएगा जरा बताना। सर 5/10 0.5 पहली 1/2 बात तो सुन लो, 1/2। पहली बात तो सुन लो, हम लोग बेस लाइन से चेक करेंगे तो 4 0.5 आएगा। ठीक है, हम लोग बेस लाइन से चेक करेंगे ना, बेस लाइन इसका 1 सेंटीमीटर है ना। अच्छा हाँ 4/10 हो जाएगा और उसका 6/10। पहली बात 4/10 भी नहीं होगा, 4/9 होगा, 8 होगा, क्योंकि सॉल्वेंट केवल और केवल Yes, ऊपर sir. 1 सेंटीमीटर कम है अच्छा। और नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। -2 हो जाएगा मतलब। अरे 1/2 है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर मतलब 10 में से नीचे से भी -1 कर देंगे और ऊपर से भी -1। हाँ अच्छा 1/2 हाँ। क्लियर है। अब Yes, बी sir. वाले का देखो, बी वाले का कितना है, 6/8 8 कितना जाएगा, 3/4। 4। तो हमें करना क्या है, हमें क्या चेक करना है, बी वाले का कितना गुना ए से ज्यादा है। ज्यादा है। तो हम बी बाई ए कर देते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, 4। या कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स में सबसे ऊपर रहेगा 2/3 हो जाएगा। Yes, तो sir. बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 तो समझ गए क्या कैसे होगा, ये कर लेना आप लोग। Yes. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No sir. ओके ना, देख लेना आप लोग। देखो लिखा हुआ है यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला यह वाला यूज किया गया है। ठीक है, अब बोल Yes, रहा है sir. कि इसमें 2 कंपाउंड है ए और बी। अब बोल रहा है कि ए जो है ना, ए एंड बी आर ए इल्यूटेड फर्स्ट, यानी ए वाला क्या हो गया, पहले निकल गया। ए वाला क्या हो गया, पहले निकल गया। पहले B वाला निकल क्या गया। है? ऊपर ही है। ए वाला पहले निकल गया, बी वाला क्या है, नीचे है। ऊपर है। अरे ऊपर ही है ना, ए वाला पहले नीचे निकल गया। ऊपर है, यस अच्छा अच्छा क्लियर है क्या? ठीक है। यस तो सर। अगर हम इसका आरएफ वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, तो आरएफ वैल्यू तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बोला थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम लोग पहले चेक कर लेंगे। आप बताओ, यह पहले निकल गया आरएफ वैल्यू, मतलब ए पहले निकल गया, इसका मतलब अगर हम इसका थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी चेक करेंगे यह सबसे टॉप पे होगा। इसलिए टॉप पे होगा क्योंकि यह बहुत ही कम पोलर होगा, हाँ तभी तो पहले निकला ना। तो आप Yes, sir. बताओ अगर टॉप पे होगा तो इसका आरएफ वैल्यू ज्यादा होगा। Yes, sir. जी सर। ए का जो आरएफ वैल्यू है ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा B का होगा। RF वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कम होगा। कम होगा। देख लो, कर लेना आप लोग। ठीक है, देख लेना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में Yes, आपको और भी अच्छे से बताएंगे। ठीक है, जितना भी बचा होगा ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इसको बताऊंगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? जी सर। यस सर। आप लोग ना इसको सोच समझ के करना काफी अच्छे से, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके सर। एक बार मैं आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूं जरा। नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे सर, हाँ यही करेंगे, हमारा चैप्टर फिनिश है, पूरा केमिस्ट्री फिनिश हो गया। मतलब रिवाइज करो। हाँ क्या रिवाइज करें अब। सर हाँ जी, सर डाउट क्लास में आपने वो करा दिया नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। वो मैंने Find करना। हेलोजन में बता दिया था, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं
10-15 मिनट का फिर से ले लूंगा। सर वैसे अभी आप डाउट क्लास में क्या चला रहे हो? ओके सर। डाउट्स क्लास में इस बार मैं चलाऊंगा सॉल्यूशन वाला चैप्टर, सॉल्यूशन पूरा रिवीजन, पूरा रिवीजन करेंगे उसके अंदर? हाँ? क्या? पूरा रिवीजन करेंगे सॉल्यूशंस को? हाँ, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सर वो कह रहा था मैं 11th वाले का क्या क्रैश कोर्स कुछ आने वाला था, हर्षित सर बता रहे थे। हाँ, 11th वाले का नहीं, पूरे आप लोग का मैंने चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया ना। हाँ हाँ। तो अब नेक्स्ट मतलब यही वीक हमारा लास्ट है, एक क्लास तो हो गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, 3 क्लास और लूंगा। मतलब ऐसे धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा ताकि आपसे क्वेश्चन भी होता रहे, ऐसा ना हो कि कुछ भी दिक्कत हो। ठीक है सर, 11th का भी हो जाता तो ठीक रहता, क्योंकि 11th भी थोड़ा सा वो क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? सर मेरा डाउट है पर वो जी से रिलेटेड है सर, जो मैंने फॉर्म भरा था। क्या सर जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरे को ये डाउट है कि वो जनवरी अटेम्प्ट के लिए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, वो जनवरी अभी अप्रैल अटेम्प्ट का ना फॉर्म नहीं आया। अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म आएगा आपका 31 जनवरी के बाद आएगा। सर लेकिन दोनों एक साथ भरने की चॉइस होती है ना? नहीं 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 होती, इस बार नहीं है ना, होता ही नहीं है, उसका अलग से पैसा लेगा आप लोग से। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।